ब्लैडर कैंसर यानी पेशाब की थैली का कैंसर। ब्लैडर कैंसर एक बहुत ही घातक कैंसर होता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेडली कैंसर्स विच कैन किल यू विद इन अ फ्यू मंथ्स। इसका सबसे कॉमन सिम्टम या लक्षण होता है पेशाब में खून आना। मेल्स में ये केसेस ज्यादा है, यानी मर्दों में ब्लैडर का कैंसर ज्यादा होता है। क्या रीजंस हो सकते हैं? इसका जो रीजंस है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इसमें अभी तक जो हमें पता चला है वो है टबैको यानी तंबाकू का कंजम्पशन। स्मोकिंग, च्यूइंग या किसी भी तरह से अगर हम तंबाकू का कंजम्पशन करते हैं तो उससे ब्लैडर का कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको ब्लैडर कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? देखिए, देयर आर सर्टेन कुछ ऐसी खास ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें हमने देखा है कि ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे रबर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है। कुछ खास इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो एरोमेटिक एमीन्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इन इंडस्ट्रीज में अगर लगातार एक्सपोजर होता है तो ब्लैडर कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लैडर कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? बट डायबिटीज के लिए कुछ दवाइयां हम जो इस्तेमाल करते हैं, सम ऑफ दोज मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनसे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। ऐसा वार्निंग सिग्नल्स हो सकते हैं कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपकी बॉडी में ब्लैडर कैंसर की शुरुआत हो सकती है। पेशाब में खून आना सबसे जरूरी है। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं, नीचे पेल्विस में लगातार पेन बना रहता है, या ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हैं, बार बार पेशाब आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कलर चेंज हो जाए जी, तो क्या वो भी ब्लैडर कैंसर का सिम्टम हो सकता है? पिंकिश टिंज है यानी थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है, ब्राइट रेड यानी सिंदूरी कलर आया है, या कोला कलर यानी कि डार्क ब्राउन कलर है। इन तीनों को ही हमें शक की नजर से देखना है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बाहर का खाता है, जंक फूड ज़्यादा इंटेक करता है या प्रोसेस फूड ज़्यादा खाता है, तो जो हमारी लाइफस्टाइल है डाइट स्पेसिफिक, तो उसका भी असर हमारे ब्लैडर पे पड़ता है? बिल्कुल। अगर आपका जो नॉर्मल BMI रेंज है उससे ज़्यादा वजन है तो भी ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, प्रोसेस्ड मीट, जो पैक्ड प्रोसेस्ड मीट होता है, एनिमल प्रोटीन है, उसको खाने से भी ब्लैडर के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? क्या इसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है? आपका पूरा पेशाब की थैली को साफ कर देंगे, कैंसर 0 हो जाएगा और कुछ सालों बाद फिर आ जाएगा। अच्छा, दोबारा भी हो सकता है? दोबारा भी हो सकता है। ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद क्या क्रॉनिक ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है? ऐसा हमने कई बार देखा है कि जो पेशाब की थैली का ट्यूमर है वो रिकरेंस हो गया है, वापस आ गया है और इतना बड़ा ट्यूमर हो गया है कि पेशाब की थैली में जगह ही नहीं है यूरिन कंट्रोल करने की। तो उससे ज़रूर ओवर एक्टिव की समस्या बढ़ जाती है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर हमने ज़रा भी डिले किया, ये जान का खतरा बन जाता है। आपने ब्लड कैंसर के बारे में सुना होगा, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी आपको अवेयरनेस होगी, लेकिन क्या आपने ब्लैडर कैंसर के बारे में सुना है? जबकि इस कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी इसके बारे में आज भी अवेयरनेस बहुत कम है। अगर आपको बार बार यूरिन आता है, यूरिन करते टाइम आपको उसमें ब्लड देखने को मिलता है या फिर जलन होती है, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो ब्लैडर कैंसर के हो सकते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम ब्लैडर कैंसर को समझने की कोशिश करेंगे। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे, नो वॉचिंग NBT लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं एंड्रोलॉजिस्ट, रोबोटिक एंड यूरोलॉजिकल सर्जन डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव, जिन्होंने अपना जो ट्रेनिंग है वो एम्स से किया है और फर्दर ट्रेनिंग उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है और यूरोलॉजी के फील्ड में उनको 15 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर डॉक्टर का स्वागत करते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर। हाय, वेलकम टू NBT लाइव। थैंक यू, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। प्लेजर सर। सो जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे एपिसोड में हम ब्लैडर कैंसर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लैडर कैंसर को थोड़ा और जानने से पहले मैं चाहती हूँ 3 ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन चीजें हैं ब्लैडर कैंसर के बारे में जो लोगों को नहीं पता है? ओके, ब्लैडर कैंसर यानी पेशाब की थैली का कैंसर। सो टॉप 3 ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, उसमें नंबर 1 ये है कि ब्लैडर कैंसर एक बहुत ही घातक कैंसर होता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेडली कैंसर्स विच कैन किल यू विद इन अ फ्यू मंथ्स। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, फॉर मैनी रीजंस ब्लैडर कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और नंबर 3, इसका सबसे कॉमन सिम्टम या लक्षण होता है पेशाब में खून आना। ये 3 चीज़ें नटशेल में सबसे ज़रूरी हैं ब्लैडर कैंसर के बारे में हमें जानने के लिए। ओके, जैसे सर आपने मोस्ट कॉमन चीजें बताई अभी ब्लड कैंसर के बारे में, एंड यू सेड इसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, बहुत क्लियर अभी तक हमारे पास इसके लिए रिसर्चेस नहीं है।
एक चीज हमारे आईसीएमआर के डेटा में भी बहुत क्लियरली आई है कि ये केसेस बढ़ रहे हैं। सेकंड, मेल्स में ये केसेस ज्यादा हैं, यानी मर्दों में ब्लैडर का कैंसर ज्यादा होता है। क्या रीजंस हो सकते हैं? इसका जो रीजंस है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इसमें अभी तक जो हमें पता चला है वो है टबैको यानी तंबाकू का कंजम्पशन। स्मोकिंग, च्यूइंग या किसी भी तरह से अगर हम तंबाकू का कंजम्पशन करते हैं तो उससे ब्लैडर का कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। हमारी जनरेशन में टबैको कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये कॉज हो सकता है। इसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हैं, यानी ऐसे केमिकल्स जिनको आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं, जिसका एक्सपोजर बढ़ने से ब्लैडर कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एडल्ट्रेशन, इनका भी काफ़ी हद तक रोल है, पर ये अभी कोई रिसर्च में किसी खास चीज़ों से लिंक नहीं हो पाया है, पर इनका डेफिनेटली रोल ज़रूर है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। इन चीज़ों के कारण प्रॉबेबली ये रिस्क नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके, सर यू सेड कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, केमिकल्स कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। तो जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको ब्लैडर कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो केमिकल से ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, डाइज होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल, देखिए देयर आर सर्टेन कुछ ऐसी खास ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें हमने देखा है कि ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे रबर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है। कुछ खास इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो एरोमेटिक अमीन्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इन इंडस्ट्रीज में अगर लगातार एक्सपोजर होता है तो ब्लैडर कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, ये भी देखा गया है भी रिसेंटली, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, जो 24 घंटे डीजल के स्मोक को इनहेल करते हैं, उनमें भी ब्लैडर कैंसर ज़्यादा पाया जाने लगा है। सो ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं और इन्हें कैसे कम करना है ये तो ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है। मास्क का यूज़ करना है, बीच बीच में ब्रेक लेना है, और जो भी हम कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने मेंशन किया था कि इसके केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेडली कैंसर है ये, लेकिन फिर भी इसके बारे में ना अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। क्या रीजंस हो सकते हैं? सो अवेयरनेस कम होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बहुत कॉमन नहीं है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ कॉमन डिजीजेस के साथ ओवरलैप करते हैं, है ना। जैसे यूरिन में ब्लड आना, ये एक ब्लैडर कैंसर का सिम्टम है, लेकिन ये इन्फेक्शंस में भी मिलता है, पथरी में भी मिलता है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स में मिल सकता है। सो जितना कॉमनली हम ब्लैडर कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं उतना हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन जिसको भी होता है उसके लिए बहुत घातक है। अवेयरनेस कम होने का कारण मेरे ख्याल से अनकॉमन कैंसर टाइप और ओवरलैपिंग सिम्टम्स, यही दो चीजें हैं। और कभी कभी ये भी है कि अगर पेशाब में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मरीज झिझकता है डॉक्टर तक आने में, खासकर लेडीज, और इवन मेल्स भी उसको कोशिश करते हैं कि वो पानी पी के या कुछ अपने आप ठीक हो जाए, और उसके जब सिम्टम ज्यादा हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तभी वो डॉक्टर के पास आते हैं। तभी आई थिंक आई वाज स्टडिंग, तो मुझे कुछ पता चला कि अगर ब्लैडर कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली डॉक्टर के पास लोग तब लेके जाते हैं जब वो बहुत सीरियस स्टेज तक पहुंच जाता है, जब उनसे सहन नहीं हो पाता है। एंड राइटली सेड, जैसे कि आपने बताया कि लोग झिझकते हैं, मे बी ये एक रीज़न हो सकता है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। सर, अगर हम ब्लैडर कैंसर की बात करें तो ओवर एक्टिव ब्लैडर का भी नाम बहुत सामने उभर के आता है, इनका क्या रिलेशन है आपस में? देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर एक हम सिम्टम कॉम्प्लेक्स यानी लक्षणों को मिलाकर बोला जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर का यानी पेशाब की थैली का काम है यूरिन को स्टोर करने का। जब ये पेशाब की थैली यूरिन स्टोर नहीं कर पाती और जल्दी जल्दी पंप करने लगती है, उसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ऐसे में मरीज को बार बार पेशाब आती है, अचानक से पेशाब आती है जिसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कई बार कपड़े गीले हो जाते हैं। सो इस सिनेरियो को, इस सीन को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ये कोई बीमारी अपने आप में नहीं है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन के कारण भी आपका ब्लैडर ओवर एक्टिव हो सकता है, स्टोन फंसने के कारण भी ब्लैडर ओवर एक्टिव हो सकता है, कैंसर, ब्लैडर कैंसर के कारण भी ब्लैडर ओवर एक्टिव हो सकता है। अगर ये ट्यूमर किसी खास लोकेशन में है, ब्लैडर के नर्व्स को इरिटेट कर रहा है, तो पेशेंट को बार बार पेशाब जाने की अर्ज होती है। कभी कभी कोई कारण ना होने के बाद भी पेशाब की थैली जरूरत से ज्यादा पंप करती है, तो हम उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम लेबल करते हैं, पर इसके लिए कुछ बेसिक जांचें करके देखना पड़ता है। ओके सर, आपने बताया कि अगर आपको ब्लैडर कैंसर होता है तो भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के मतलब जो सिम्टम्स है वो ट्रिगर हो सकते हैं। जी। ओके,
अगर हम बात करें ओवर एक्टिव ब्लैडर की, तो इसके जो स्टेजेस होते हैं वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं, क्या प्रॉपर प्रोसेस रहता है? ओवर एक्टिव ब्लैडर या ब्लैडर कैंसर? ब्लैडर कैंसर के। ब्लैडर कैंसर की स्टेज सबसे ज़रूरी फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि मरीज का सर्वाइवल कैसा होगा। अर्ली स्टेजेस का मतलब होता है कि सुपरफिशियल कैंसर है, यानी कि जो पेशाब की थैली है उसमें लेयर्स होती हैं। एक अंदर की लेयर होती है, झिल्ली होती है जो यूरिन स्टोर करती है, उसके पीछे मसल्स होती हैं जो पंप का काम करती हैं। सो इनिशियल स्टेज ब्लैडर कैंसर वो होता है जो कि सिर्फ अंदर की म्यूकोजा नाम की झिल्ली में है और वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करके गया है, यानी कि जो कैंसर है, जो ट्यूमर है, उसकी जड़ें मसल्स के अंदर तक नहीं गई हैं। सो इनिशियल स्टेज जो सिर्फ म्यूकोजा तक है, झिल्ली तक है, उसको हम इनिशियल स्टेज कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट सिर्फ मामूली सी प्रोसीजर से हो जाता है। जब इस ट्यूमर की जड़ें मसल्स तक चली जाती हैं तो हम इसे एडवांस स्टेज कहते हैं। इसके लिए मेजर सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। कभी कभी मरीज हमारे पास और लेट आते हैं जब इसकी जड़ें पेशाब की थैली से भी बाहर निकल चुकी हैं और कभी कभी दूसरे ऑर्गन्स में भी पहुंच चुके हैं। उसे हम मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। वो एडवांस्ड कैंसर होता है, उसमें फिर सर्वाइवल कम होता है। अच्छा, मतलब स्टेज के साथ साथ उनका सर्वाइवल रेट भी कम होता जाता है? जी बिल्कुल। ओके सर, अगर हम स्मोकर्स की बात करें और नॉन स्मोकर्स की बात करें, तो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में स्मोकर्स को ज्यादा ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस होते हैं? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरह का टबैको कंजम्पशन, तंबाकू के सेवन से बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। यूरोलॉजिकल सिस्टम में भी ये सारे कैंसर्स होते हैं। किडनी का कैंसर भी होता है और ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर का एसोसिएशन स्मोकिंग से सबसे स्ट्रांग है। ऐसा माना जाता है कि स्मोकिंग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, जो कि पेशाब की थैली के अंदर की जो लाइनिंग है, जिसे हम म्यूकोजा कह रहे थे, एक झिल्ली होती है, उसमें फील्ड चेंज करा देता है। यानी पूरा का पूरा म्यूकोजा जो है उसका जेनेटिक मेकअप चेंज होने लगता है और जगह जगह से ट्यूमर निकलने लगते हैं। ये मल्टीफोकल हो जाता है। एक जगह ट्यूमर होता है, हम उसे क्लियर करते हैं, फिर दूसरी जगह ट्यूमर होता है, हम उसे क्लियर करते हैं, फिर किडनी में हो जाता है, फिर ये पूरा जो यूरिन की लाइनिंग है, पूरी लाइनिंग को खराब करती है स्मोकिंग। ओके, मतलब स्मोकिंग का हमारे लंग्स पे तो इफेक्ट है ही, लेकिन हमारे ब्लैडर पे भी कहीं ना कहीं उसका एक कनेक्शन है। सर से लेके पैर तक हर चीज में स्ट्रोक होता है, लंग्स खराब होते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर होता है, इनफर्टिलिटी होती है, टेस्टिस खराब हो जाती है। ओके सर, आपने ब्लैडर कैंसर का जब हम बात कर रहे थे, यूटीआई की बहुत बात आती है, तो यूटीआई या जो प्रोस्टेटाइटिस होता है उनकी वजह से भी ब्लैडर कैंसर ट्रिगर होता है? रेयर एसोसिएशन है। क्रॉनिक यूटीआई यानी जो कई सालों से लगातार चले जा रहा है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, इतने लंबे समय के बाद रेगुलर परसिस्टेंट इरिटेशन के कारण जो अंदर की लाइनिंग है उसमें कभी कभी कैंसर डेवलप हो जाता है। जो हम कॉमनली यूटीआई देखते हैं, जो रिकरेंट हो रहा है, खासकर लेडीज में ज्यादा होता है, वो इतनी जल्दी कैंसर नहीं कराता। पर ऐसा है कि 15 साल हो गए हैं, किसी को कैथेटर डला हुआ है, किसी को स्टोन पड़े हुए हैं बहुत पुराने, साथ में इन्फेक्शन है और कुछ खास तरह के इन्फेक्शन जैसे शिस्टोसोमियासिस कहलाता है। ये हमारे यहाँ नहीं होता, इजिप्ट में ज्यादा होता है। इस इन्फेक्शन से और डेकेड्स ऑफ क्रॉनिक यूटीआई से हो सकता है कि कैंसर वाले चेंजेस ब्लैडर में डेवलप हो जाए। ओके, ब्लैडर कैंसर के सर अगर फॉर एग्जांपल फैमिली में किसी को है, माँ को है या फादर को है, तो बच्चे को भी होने का रिस्क रहता है? जेनेटिक कॉजेज डेफिनेटली एक रोल प्ले करते हैं, पर ये कॉमन नहीं है ब्लैडर कैंसर में। यूजुअली ब्लैडर कैंसर हमें ओल्ड एज में मिलता है, 70s के डेकेड में। जब भी ये कैंसर फादर या मदर में अर्ली एज में मिल जाता है, सपोज 40s की एज में मिल जाता है, तब हम जरूर ये सस्पेक्ट करते हैं कि इसका कोई जेनेटिक बैकग्राउंड है और बच्चों में हमें फिर थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, बच्चों में जा सकता है। कुछ ऐसी जेनेटिक सिंड्रोम्स होती हैं जिनमें ब्लैडर कैंसर और दूसरे ऑर्गन के कैंसर्स भी होते हैं। सो एनी अर्ली एज ब्लैडर कैंसर कैन बी ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी। ओके सर, अगर हम मेडिकल कंडीशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लैडर कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? देखिए, रिसर्चेस कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस देती हैं। कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, पर हाँ कुछ रिसर्चेस में ऐसा मिला है कि डायबिटीज से खुद से बीमारी से ये कैंसर नहीं एसोसिएटेड है, बट डायबिटीज के लिए कुछ दवाइयां हम जो इस्तेमाल करते हैं,
सम ऑफ दोज मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनसे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। ओके, मतलब डायबिटीज का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं जी। है, लेकिन जो मेडिकेशंस दी जाती हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, उनका कहीं ना कहीं असर हमारे ब्लैडर पे पड़ हो सकता सकता है। है। सर, अगर हम ऐसी बात करें कि रेडिएशन थेरेपी का भी नाम जी। बहुत आता है, तो रेडिएशन थेरेपी की वजह से ब्लैडर कैंसर के ज्यादा चांसेस होते हैं होने के? जी, रेडिएशन आप बॉडी के जिस भी ऑर्गन में देते हम्म। हैं, उस ऑर्गन में एक नया कैंसर डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके। आजकल जो हम रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन थेरेपिस्ट उसको एकदम फोकस्ड रखते हैं, जितनी डोज चाहिए उतनी देते हैं। पहले ये सारी टेक्निक्स हमारे पास नहीं थी। अब रेडिएशंस बहुत सेफ हो गए हैं, बट उसके बावजूद भी ट्यूमर के आसपास का जो नॉर्मल ऑर्गन है, टिश्यू है, कुछ रेडिएशन उसमें भी जाता है। ओके। सो ट्यूमर तो रेडिएशन से मर जाता है, पर जो नॉर्मल टिश्यू है कभी कभी उसमें चेंजेस डेवलप हो जाते हैं। तो अगर किसी को पेल्विस में यानी नीचे के पार्ट में किसी और डिजीज के लिए रेडिएशन मिला है, सपोज सर्विक्स के कैंसर के लिए, किसी और कैंसर के लिए रेडिएशन मिला है, तो यहाँ पाए जाने वाले दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि पेशाब की थैली, उसमें आगे जाके कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, मतलब जी। इस रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी ब्लैडर कैंसर कहीं ना कहीं तो ट्रिगर हो ही सकता है। हो सकता है। ओके। सर, अगर हम बात करें ब्लैडर कैंसर की, तो लाइफस्टाइल की भी बहुत बात आती है। हम जितना डिस्कस करें, कहीं ना कहीं आपने लाइफस्टाइल को भी इंक्लूड किया है कि जी। अगर लोग स्मोकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाता है। अल्कोहल भी एक चीज़ है जो आजकल लोग बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, जी। उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अल्कोहल का भी असर हमारे ब्लैडर पे पड़ता है? ब्लैडर कैंसर का अल्कोहल से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिला है। ओके। ओवर एक्टिव ब्लैडर जरूर से ट्रिगर होता है, पर ब्लैडर में कैंसर वाले चेंजेस अल्कोहल के कारण अभी तक हमें इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। ओके, आपने बताया था कि ब्लैडर कैंसर में आपको यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है जो जी। पेशेंट्स होते हैं। तो और क्या क्या मेजर सिम्टम्स हैं जिनको पहचान के लोगों के लिए लाइक ऐसा वार्निंग सिग्नल्स हो सकते हैं कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपकी बॉडी में ब्लैडर कैंसर की शुरुआत हो सकती है? तो ये एक ही वार्निंग सिग्नल है, ओके। पेशाब में खून आना, और ये सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज में, जब मैं यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में था, ओके। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक 2 वीक पाथवे होता है। किसी भी पेशेंट को अगर पेशाब में खून आ जाता है तो उसके सारा इवैल्यूएशन हमें 2 हफ्ते में कंप्लीट करना होता है, क्योंकि पेशाब में खून आना, खासकर 60 इयर्स या उससे ज़्यादा की उम्र है तो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। ब्लैडर कैंसर अगर है तो उसे जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके ट्रीट करना है। सो वार्निंग सिम्टम पेशाब में खून आना सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं, नीचे पेल्विस में लगातार पेन बना रहता है, या ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हैं, बार बार पेशाब आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पेशाब में खून नहीं है तो ये सिम्टम्स कंफ्यूजिंग है, दूसरे कारणों से भी हो सकते हैं। 60 इयर्स के ऊपर अगर पेशाब की कोई भी तकलीफ है तो हम हमेशा बोलते हैं कि एक बेसिक अल्ट्रासाउंड स्कैन या कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए, और अगर पेशाब में खून आ गया है तो फिर इन्वेस्टिगेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। जो लेट सिम्टम्स हैं, जैसे कि भूख ना लगना, वजन कम होना, ये जो सिम्टम्स हैं ये लेट आते हैं, जब तक कैंसर हमारे हाथ से बाहर निकल चुका होता है। सर, आपने बताया था यूरिन में ब्लड आना एक सिम्टम है। अगर यूरिन का कलर चेंज हो जाए तो क्या वो भी ब्लैडर कैंसर का सिम्टम हो सकता है? नहीं, यूरिन के कलर का ब्लैडर कैंसर से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। यूरिन का कलर बहुत कारणों से चेंज हो जाता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो डार्क येलो हो जाता है। आपने कुछ दवाइयाँ खाई हैं, जैसे विटामिन कैप्सूल्स खाई हैं तो भी येलो हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है। बीट रूट अगर खाई है तो भी रेडिश हो जाता है। सो सिर्फ कलर चेंज से ब्लैडर कैंसर के लिए नहीं है। पर हाँ, अगर रेड, देखिए पेशाब में जो खून आता है उसके भी अलग अलग कलर होते हैं। इट कुड बी ब्राइट रेड, सिंदूरी लाल रंग का, जो कि फ्रेश ब्लीडिंग होती है, खून निकला और आपने उसको पास कर दिया, वो तो आपको समझ आ जाता है। दूसरा कलर होता है कोला कलर्ड, कोका कोला, यानी कि आपकी जो ब्लीडिंग हुई पेशाब के थैली में वो इमीडिएटली पास नहीं हुई, वो कुछ टाइम पेशाब की थैली में रुकी रही। सो ब्लड का कलर चेंज हो जाता है, वो डार्क हो जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं और वो कोला कलर्ड यूरिन आती है। तो पिंकिश टिंज है यानी थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है, ब्राइट रेड यानी सिंदूरी कलर आया है, या कोला कलर्ड यानी कि डार्क ब्राउन कलर है। इन तीनों को ही हमें शक की नजर से देखना है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करना है। ओके, मतलब अगर ऐसे कोई भी आपको कलर चेंज दिख रहा है, जो पेशेंट्स हैं, जो व्यक्ति है, तो उनको तुरंत ही स्टेप लेने की जरूरत है। जी सर, अगर हम ओवर एक्टिव ब्लैडर की बात करें और जो भी सिम्टम्स अभी आपने ब्लैडर कैंसर के बताए, क्या ये ओवरलैप होते हैं कि सिम्टम्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं? नहीं, बहुत ओवरलैप होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में
बार बार पेशाब आना, कंट्रोल ना कर पाना, अचानक से पेशाब आना, ये होता है। यही सिम्टम्स ब्लैडर कैंसर में भी होते हैं। लेकिन ब्लैडर कैंसर में साथ में पेशाब में ब्लड भी आता है मोस्टली। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ब्लीडिंग नहीं है लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हैं। सो ओवरलैप बहुत ज़्यादा है और हमें कंप्लीट पिक्चर देखनी होती है। सपोज फीवर भी आ रहा है, जलन भी है पेशाब में, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है ना। अगर सिर्फ ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हैं और साथ में ब्लड आ गया है तो कैंसर के चांसेस ज़्यादा है। सो ये ओवरलैपिंग पिक्चर ज़रूर होती है। ओके सर, ब्लैडर कैंसर के जितने भी सिम्टम्स हमने अभी डिस्कस किए, मोस्टली जो सिम्टम्स है वो यूरिन से रिलेटेड है। अगर किसी को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है तो ये ब्लैडर कैंसर से लिंक्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम और भी बहुत कारणों से होती है, जिसको हम कभी कभी मसल्स की वीकनेस कहते हैं, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। पर हम अगर सिर्फ यूरिन की लीकेज है तो कैंसर का शक हम नहीं करते हैं। ओके कभी कभी होता है कि कुछ लोगों को ना स्नीजिंग के टाइम पे यूरिन लीकेज हो जाता है, तो उनको घबराने की जरूरत है या ये नॉर्मल है? मतलब नॉर्मल तो नहीं है। ओके ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है, यानी किसी भी कारण से पेट का अगर प्रेशर बढ़ता है तो नीचे से हमारा यूरिन लीक हो जाता है। ये मसल्स की वीकनेस के कारण होता है, इसका भी इलाज होता है, पर इसमें कैंसर की संभावना नहीं है। ओके सर, अगर हम प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट जिनको एनलार्जमेंट होता है उनके क्या सिम्टम्स ब्लैडर कैंसर से ओवरलैप करते हैं? हाँ, हो सकता है। देखिए, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी सिम्टम्स वही होते हैं। पेशाब बार बार आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है और पेशाब में खून आ सकता है। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। प्रोस्टेट की बीमारी भी 60 के बाद होती है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा मरीज आता है जिसको सपोज 65 या 70 ईयर्स का है, जिसको पेशाब में खून आया है और प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है, तो ये जो पेशाब में ब्लीडिंग हुई है ये प्रोस्टेट के कारण भी हो सकती है, ये इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, ये ब्लैडर कैंसर के कारण भी हो सकती है। बिकॉज ब्लैडर कैंसर डेडली होता है, हमें ये इन्वेस्टिगेशन ब्लैडर कैंसर को नजर में रखते हुए करना होता है। सो हो सकता है ये प्रोस्टेट से आई हो ब्लीडिंग, लेकिन हमें सारे टेस्ट करके कंफर्म करना होगा कि ब्लैडर कैंसर तो नहीं बैठा हुआ। जी। अगर हम जितना हमने डिस्कशन किया सिम्टम्स के बारे में, अगर कोई व्यक्ति बहुत बाहर का खाता है, जंक फूड ज्यादा इंटेक करता है या प्रोसेस फूड ज्यादा खाता है, तो जो हमारी लाइफस्टाइल है डाइट स्पेसिफिक, तो उसका भी असर हमारे ब्लैडर पे पड़ता है? बिल्कुल। सो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये 3-4 चीजें हैं। जैसे आपने पहले भी बताया, एक स्मोकिंग जी, ओबेसिटी। अगर आपका जो नॉर्मल बीएमआई रेंज है सॉरी, अगर आपका जो नॉर्मल बीएमआई रेंज है उससे ज्यादा वजन है तो भी ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, प्रोसेस्ड मीट, जो पैक्ड प्रोसेस्ड मीट होता है, एनिमल प्रोटीन है, उसको खाने से भी ब्लैडर के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो यस, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। तो अभी जैसे आपने मेंशन किया कि अगर कोई प्रोसेस मीट खाते हैं तो उनको चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो ज्यादा प्रेफरेबल है। देखिए, ये कंट्रोवर्शियल सवाल है। बट जितने भी रिसर्चेस हैं उसमें ये देखा गया है, एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन, खासकर प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट खाने के बाद कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। कोलोन कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है और ब्लैडर कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनमें भी ब्लैडर कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? नहीं, ऐसा प्रेगनेंसी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी का ब्लैडर कैंसर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिला। या फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई वुमेन है और वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको डायग्नोस होता है कि उनको ब्लैडर कैंसर है, तो उस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? देखिए, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ऐसा हमें कभी कभी मिलता है। ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है क्योंकि प्रेगनेंसी तो 9 महीने की बात हो गई, हम 9 मंथ्स के लिए कैंसर को अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही प्लानिंग करके प्रेगनेंसी के दौरान ही हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आजकल तो ब्लैडर कैंसर, खासकर जो अगर इनिशियल स्टेजेस में पकड़ आ जाते हैं, उनको हम टेलीस्कोप से ही क्लियर कर सकते हैं, पर वो सर्जरी हम 9 महीने के बाद के लिए फिर डिले नहीं करते, हमें बीच में करनी पड़ती है। सर, बच्चे पे उसका क्या असर पड़ता है? प्रेगनेंसी, देखिए, किसी भी तरह का प्रोसीजर, एनेस्थीसिया कोई नहीं चाहता कि हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रिस्क होता है, लेबर प्रेसिपिटेट हो सकता है ना, पर जो भी हम प्रोसीजर्स करते हैं उसमें दी जाने वाली दवाइयाँ, यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ही होते हैं जो गर्भ में बच्चे को असर ना करें।
ओके। पर उसके बावजूद भी रिस्क नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सबसे अच्छा तो ये है कि प्रेगनेंसी के बाद किया जाए। कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम डिले कर सकते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद की जाती है, पर कैंसर तब तक बढ़ सकता है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। ओके, तो अगर किसी वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लैडर कैंसर होता है तो एकमात्र सोल्यूशन है कि उसको ऑपरेट किया जाए बिल्कुल उसी टाइम पे। बिल्कुल। ऑल्सो सर, अभी तक तो हमने ब्लैडर कैंसर समझा क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या है, मेजर क्या क्या कॉजेज हैं। अब हम थोड़ा डायग्नोसिस पार्ट की बात करते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है। सो ब्लैडर कैंसर के डायग्नोसिस में सबसे ज़रूरी है कि मरीज टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाए। कुछ बेसिक सिंपल टेस्ट होते हैं। डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, आपके पेट पे हाथ रख के देखता है। उसके बाद टू स्टार्ट विद शुरुआत करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है जो हमें पेशाब की थैली का मोटा मोटा आइडिया बताता है कि अंदर कोई बड़ी सी गांठ तो नहीं है या कुछ इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं है। अगर पेशाब में खून आया है और एज 60 साल से ज़्यादा है तो हमें एक सीटी स्कैन भी करना पड़ता है, विच इज़ मैंडेटरी। आपका ब्लड टेस्ट में किडनी फंक्शन चेक किया जाता है, अगर नॉर्मल है तो फिर सीटी स्कैन किया जाता है। सो 60 ईयर्स प्लस एज में सीटी स्कैन इज मैंडेटरी। उसके बाद एक एंडोस्कोपी से पेशाब की थैली को अंदर से भी चेक किया जाता है। जैसे कि ऊपर पेट की एंडोस्कोपी होती है, ऐसे ही पेशाब की एंडोस्कोपी होती है, उसे हम सिस्टोस्कोपी कहते हैं। सो सीटी स्कैन एंड सिस्टोस्कोपी ये सबसे इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी टेस्ट है। इसके अलावा भी डायग्नोसिस कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब में खून आया जा रहा है, सीटी स्कैन में कुछ नहीं आया, सिस्टोस्कोपी में कुछ नहीं मिल रहा, तो पेशाब में कुछ कैंसर मार्कर्स के टेस्ट होते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक मेजर टेस्ट कराए जाते हैं। ये तो हमने टेस्ट डिस्कस किया, अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट पार्ट पर बात करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या इसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल, ब्लैडर कैंसर कम्प्लीटली क्योरेबल कैंसर है, ओके। बशर्ते कि ये हमें टाइमली पकड़ में आ जाए। जो अर्ली स्टेजेस हैं उनको तो हम टेलीस्कोप से भी क्लियर कर सकते हैं। ब्लैडर कैंसर बदनाम है दो चीज़ों के लिए। पहला, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, अगर हमने जरा भी डिले किया ये जान का खतरा बन जाता है। दूसरा, इसमें रिकरेंस बहुत ज्यादा होती है। रिकरेंस यानी हम आपका पूरा पेशाब की थैली को साफ कर देंगे, कैंसर 0 हो जाएगा और कुछ सालों बाद फिर आ जाएगा। अच्छा, दोबारा भी हो सकता है? दोबारा भी हो सकता है। तो इसके लिए अर्ली स्टेजेस में हम टेलीस्कोप से पूरे कैंसर को क्लियर कर सकते हैं, और रिकरेंस ना हो इसके लिए पेशाब की थैली में कुछ खास तरह की दवाइयाँ डाली जाती हैं। एक कीमोथेरेपी होती है जो पेशाब में ही डाली जाती है, उससे रिकरेंस चांसेस कम हो जाते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी, जो BCG का टीका होता है, हाँ? उससे भी पेशाब की थैली में डाल के कैंसर को कंट्रोल किया जाता है। वाओ, मतलब ये भी इतना ज्यादा इफेक्टिव है? बहुत इफेक्टिव है। ऑल्सो सर, अभी आपने ट्रीटमेंट डिस्कस किया कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है ब्लैडर कैंसर को। कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि ब्लैडर को रिमूव करने की जरूरत पड़े? हाँ, जैसे मैंने बताया, इनिशियल स्टेजेस को हम टेलीस्कोप से कर सकते हैं बिना चीरे के ही। लेकिन अगर पेशाब के थैले का जो कैंसर है उसकी जड़ें मसल्स के अंदर तक चली गई हैं तो फिर उसको टेलीस्कोप से नहीं किया जा सकता। ऐसी कंडीशन में हमें पेशाब की थैली को निकालना पड़ता है। वो एक मेजर प्रोसीजर होता है, क्योंकि जब पेशाब की थैली बाहर निकल जाती है तो यूरिन का जो रास्ता है वो बीच में टूट जाता है। तो पेशाब की थैली का कैंसर निकालने के बाद हमें यूरिनरी सिस्टम का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, मेजर सर्जरी होती है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं होता है। ओके। कई बार पेशेंट कहते हैं कि हमें पेशाब की थैली नहीं निकलवानी, तो जो लेस प्रेफर्ड यानी उससे नंबर 2 इलाज है वो ये है कि हम टेलीस्कोप से जितना क्लियर कर सकते हैं कर लें, साथ में कीमोथेरेपी रेडिएशन का भी इस्तेमाल कर लें, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। एक बार ट्यूमर की जड़ें पेशाब की थैली की मसल्स तक चली गई तो फिर उसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। सर, ये तो हमने डिस्कस किया ब्लैडर कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है। स्टार्टिंग में जब हम कॉजेस की बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी कहीं ना कहीं ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो जिन पेशेंट्स को ब्लैडर कैंसर होता है उनको आप रेडिएशन थेरेपी देते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट? हाँ, बिल्कुल। देखिए, रेडिएशन थेरेपी को हमें ऐसे विलेन की तरह नहीं पेंट करना है। जी। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। रेडिएशन थेरेपी जो ट्यूमर सेल्स को किल करती है वो नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट कर सकती है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी और कारण से रेडिएशन दिया और ब्लैडर में कैंसर हो गया, पर अगर ब्लैडर में कैंसर हो गया है तो हम उसके लिए भी रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं।
और कई बार तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दोनों से ही काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। ओके सर, हमने ये तो डिस्कस किया ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट। अब हम थोड़ा ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट पे भी बात करते हैं। उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? क्या उसको ट्रीट करना ज़रूरी है या फिर कभी कभार बिना ट्रीटमेंट के भी वो अपने आप ठीक हो जाता है? अपने आप तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नेचर को थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल। पर यह है कि उस टाइम सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है True. पेशेंट की। सो ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो सिम्टम्स हैं वो कई बार लाइफस्टाइल को डेली लाइफ को बहुत मिजरेबल बना देते हैं। पेशाब लीक होती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी ये है कि ब्लैडर ओवर एक्टिव क्यों है ये देखना है। अगर इन्फेक्शन पकड़ में आता है तो एंटीबायोटिक्स लेनी है, अगर स्टोन्स फंसे हुए हैं तो उनको ट्रीट करना है, ट्यूमर निकल आता है तो हमें उसे ट्रीट करना है। अगर कोई भी कारण नहीं मिलता तो फिर हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ देना होता है, यानी कि अगर ब्लैडर ज़्यादा पंप कर रहा है तो एक ब्लैडर रिलैक्सेंट हम दे देते हैं, Okay. जिससे कि मरीज का ब्लैडर कंट्रोल में आ जाता है। आमतौर पे ये जो दवाइयाँ हैं ये लंबी चलानी पड़ती हैं जब तक कि ब्लैडर की मसल्स ढंग से बिहेव नहीं करने लगती, और इनसे बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। दीज आर वेरी सिंपल मेडिकेशंस, मिनिमल साइड इफेक्ट्स और बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, लाइफ चेंजेस। सर ऑल्सो ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद क्या क्रॉनिक ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है? ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट के बाद नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि ट्रीटमेंट के बाद हो गया। अगर बीमारी बढ़ गई है, ऐसा हमने कई बार देखा है कि जो पेशाब की थैली का ट्यूमर है वो रिकरेंस हो गया है, वापस आ गया है, और इतना बड़ा ट्यूमर हो गया है कि पेशाब की थैली में जगह ही नहीं है यूरिन कंट्रोल करने की, तो उससे ज़रूर ओवर एक्टिव की समस्या बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट से ऐसा नहीं देखा है। कभी कभी जो मैंने बीसीजी का जिक्र किया, जो पेशाब में हम एक कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी डालते हैं पेशाब की थैली में कैंसर का रिकरेंस रोकने के लिए, उससे लोकली ब्लैडर के अंदर की जो लाइनिंग है वो इरिटेट होके कुछ टाइम के लिए ओवर एक्टिव हो जाती है, बट नॉट परमानेंटली। ऑल्सो सर, ब्लैडर कैंसर से बचने के लिए क्या कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो व्यक्ति ले सकते हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस, और सबसे जरूरी तंबाकू का कंजम्पशन बंद करना है, टोटली क्विट स्मोकिंग। किसी भी तरह का तंबाकू नहीं लेना है। किसी भी तरह का कैंसर इससे हो सकता है। ब्लैडर कैंसर का तो रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे ज़रूरी है स्मोकिंग बंद करना है। प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना है। रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट से इसका लिंक है। वज़न कंट्रोल में रखना है, हाइड्रेशन अच्छा रखना है। अभी तो हम इतना ही कर सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन के लिए अगर पेशाब में ब्लड आया है, खासकर 60 ईयर्स प्लस में, और स्मोकर हैं, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना है। ओके सर, ये तो थे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपने बताए। ऑल्सो जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लैडर की प्रॉब्लम है या उनको ओवर एक्टिव ब्लैडर है, एकदम से तो ब्लैडर कैंसर बनता नहीं है, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स है जो उनको कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो उन्हें अपनी डाइट में शामिल करनी है? हर तरह के कैंसर के लिए एक जनरल एडवाइस होती है कि सिंपल खाना खाना चाहिए, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड ये कम खाना चाहिए। जो केमिकल्स होते हैं, कई बार ऐसा जैसे चाइनीज़ फूड में हमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका लिंक कैंसर से किया जाता है, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, पर अगर कैंसर से बचना है तो जितना हो सके उतना घर का खाना खाएं, जितना हो सके साग सब्जियां फल ज़्यादा खाएं, लिक्विड ज़्यादा लें, और डाइट को सिंपल रखें। ओकेजनली की बात अलग है, पर रेगुलर प्रोसेस्ड खाना खाना ठीक नहीं है। ऑल्सो अगर कोई व्यक्ति रेगुलर स्क्रीनिंग करवा रहा है तो उनका ब्लैडर कैंसर का रिस्क कम होता है? नहीं, स्क्रीनिंग से रिस्क कम नहीं होता है। ब्लैडर कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि इसका इंसिडेंस कम है, ये इतना कॉमन नहीं है। अगर हम 1000 लोगों को स्क्रीन करेंगे तो शायद ही किसी एक आध को फायदा हो, तो रेगुलर स्क्रीनिंग इसमें हम नहीं बोलते हैं। स्क्रीनिंग हम तब करते हैं अगर किसी को पहले कभी ब्लैडर कैंसर हुआ था, तो उसको हम रखते हैं सर्वेलेंस, उसे सर्वेलेंस कहते हैं कि रिकरेंस तो नहीं हो रहा है। पीरियोडिक इंटरवल में हम सीटी स्कैन्स वगैरह करते हैं, सिस्टोस्कोपीज करते रहते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है अर्ली एज ऑनसेट की, जिसको जल्दी फादर मदर को अर्ली एज में कैंसर हो गया था ब्लैडर का, उसको बीच में कभी हम कुछ स्कैन्स के लिए बोल देते हैं, बट रेगुलरली पॉपुलेशन में हर किसी को स्क्रीनिंग के लिए एडवाइस नहीं करते। ऑल्सो सर, ब्लैडर कैंसर के बाद लाइफ की जो क्वालिटी है वो कैसे इम्पैक्ट होती है, क्या असर पड़ता है? ट्रीटमेंट के बाद ब्लैडर कैंसर ट्रीटमेंट के बाद लाइफ में काफी चेंजेस आते हैं। कभी कभी हमें पेशाब का रास्ता अलग बनाना पड़ता है, नेचुरल यूरिनरी पैसेज से हटा के
उसका रास्ता पेट से बनाना पड़ता है। इसके साथ धीरे धीरे पेशेंट एडजस्ट हो जाता है, पर शुरू में उसके लिए मुश्किल होती है ये। हमारे पास जो नई टेक्निक्स हैं उसमें हम पेशाब की थैली को निकाल के एक आर्टिफिशियल ब्लैडर बना देते हैं इंटेस्टाइन से, उसको हम नियो ब्लैडर कहते हैं। ज़्यादातर आजकल बड़े सेंटर्स में, जैसे हमारे सेंटर्स में, हम पेशाब की थैली निकालकर एक आर्टिफिशियल ब्लैडर बनाकर देते हैं ताकि पेशेंट को पेशाब नेचुरल यूरिनरी पैसेज से आती रहे। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कैंसर की स्टेज अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है या मरीज़ की एज ज़्यादा है तो फिर हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक लंबा और एक बहुत मेजर ऑपरेशन होता है। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं। पेशाब की थैली लग जाती है किसी को, या किसी का जिसका नियो ब्लैडर बनता है उसको कभी कभी यूरिन का कंट्रोल करना मुश्किल होता है। धीरे धीरे इन चीज़ों से इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसके अलावा इस ऑपरेशन के बाद सेक्सुअल लाइफ पर भी असर पड़ता है। इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद इरेक्शंस की प्रॉब्लम होती है, जिनके सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है शरीर से कैंसर को निकालना, जो कि आपकी लाइफ के लिए खतरा बन चुका है। तो उसमें तो कोई हमारी प्रायोरिटीज़ है, सबसे पहली प्रायोरिटी है टू गेट द कैंसर आउट, शरीर से कैंसर को निकालना है। दूसरी प्रायोरिटी होती है पेशाब का रास्ता जितना हो सके उतना हम नॉर्मल पैसेज से बना दें और थैली ना लगानी पड़े। तीसरी प्रायोरिटी आती है कि हम सेक्सुअल लाइफ को कैसे प्रिजर्व करें या रीस्टोर करें। तो उसके भी तरीके होते हैं। ओके, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं? ब्लैडर कैंसर सर्जरी के बाद अगर इरेक्शंस की प्रॉब्लम होती है तो उसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन होता है पिनाइल प्रोस्थेसिस। ओके। उसमें तरह तरह के डिवाइसेस आते हैं जिसमें हम मरीज को जो सेक्सुअली एक्टिव है उसके पेनिस में सिलिकॉन के हम इम्प्लांट्स, जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही पेनिस में इम्प्लांट्स डाले जाते हैं। वो इम्प्लांट्स डाल दिए जाते हैं जिसमें कि जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है हम उन इम्प्लांट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और इरेक्शन पा सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है हर उस पेशेंट के लिए जो अपनी सेक्सुअल लाइफ को प्रिजर्व करना चाहता है। बिल्कुल सर, एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे ताकि जो ब्लैडर कैंसर है उसके टुवर्ड्स अवेयरनेस ज़्यादा हो सके, लोग ज़्यादा इसके बारे में जान पाएं और कैसे वो अपने सिम्टम्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं? ब्लैडर कैंसर के लिए एक कंक्लूजन या एक नटशेल ये है, 60 इयर्स या उससे कम पेशाब में अगर खून आता है, इन्फेक्शंस, स्टोन्स और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स कॉमन है। 60 इयर्स और उसके बाद अगर पेशाब में खून आता है, खासकर अगर स्मोकर हैं, तो कैंसर की संभावना ज़्यादा है। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। भले ही एक बूंद खून आया है और एक ही बार आया है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस आपको बताई जा रही हैं वो करानी है, जहाँ से मर्जी कराइए, लेकिन इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेशाब की थैली का कैंसर डेडली कैंसर है। अगर ये लेट पकड़ में आता है तो सर्वाइवल हमारे हाथ में नहीं है और इसका इलाज हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को ब्लैडर कैंसर पर इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी। आई एम श्योर अब उनको पता है कि अगर उनको जो भी सिम्टम्स आपने मेंशन किए दिखते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।